नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की चुनाव एक्सप्रेस आज पहुंच चुकी है लखनऊ। जी हां, इसी लखनऊ के लिए तो रस्साकशी चल रही है। महासंग्राम यहीं तक पहुंचने के लिए। आखिर कौन यहां कुर्सी पर काबिज होगा, इसमें अभी वक्त है, लेकिन जबरदस्त तरीके से प्रचार के दौरान घमासान देखा जा रहा है। तीसरे चरण के प्रचार का शोर आज थम गया है। चौथे चरण के लिए दिग्गज मैदान में है, वार पलटवार किया जा रहा है। अभी तक क्राइम कंट्रोल और अपराध को लेकर सपा और भाजपा एक दूसरे पर हमलावर थे, लेकिन आज बड़े फैसले के बाद जहां आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई गई है, उनका यूपी कनेक्शन निकल करके सामने आया कि 38 में से 5 आतंकी जो थे वो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले थे और यहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को घेरा और एक आतंकी के पिता का समाजवादी पार्टी से कनेक्शन बताया। इस पर एक बड़ा घमासान छिड़ गया है। इसके अलावा अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर प्रहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 7वें चरण के बाद बीजेपी के बूथ पर भूत नाचेंगे, वहां कोई मक्खी मारने वाला भी नहीं मिलेगा। बहरहाल किस दिग्गज ने आज क्या कहा और लखनऊ के मन में क्या है, आज इसी पर चर्चा होगी। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन एक डिटेल रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। यूपी में तीसरा इम्तिहान, चौथे का चक्रव्यूह तैयार। भारतीय जनता पार्टी 2014 में यहाँ आई, आपने विजय की वरमाला पहनाई। 2017 में भी विजय दी, 19 में भी विजय दी, अब 22 में आप भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताइएगा, इसका मुझे भरोसा। आतंक का आजमगढ़ कनेक्शन क्या है? अहमदाबाद में एक सीरियल ब्लास्ट हुआ थे, कई लोग मारे गए थे और भाइयों बहनों, उस सीरियल ब्लास्ट की घटना के लिए जो आतंकी जिम्मेदार थे, उसमें आजमगढ़ के संजरपुर का भी एक आतंकवादी था। आतंकी को फांसी, यूपी में सियासी बयानबाजी। उस आतंकवादी के पिता का संबंध, उसके परिवार का संबंध किससे है मालूम है? समाजवादी पार्टी से। आतंकवाद की घटना हुई उस वक्त श्री नरेंद्र मोदी जी की जान को भी खतरा था। लखनऊ की लड़ाई, राजधानी में किसकी सरकार? पूरे प्रदेश कहीं कोई दंगा करने का दुस्साहस नहीं कर पाया। अगर छावनी से भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना गया होता तो कानपुर में भी कुछ लोग जो कभी कभी शरारत करते थे वो अभी करने का साहस नहीं कर पाते। न बैट से क्रिकेट खेल सकते हैं, न बॉलिंग कर सकते हैं, न कैच पकड़ सकते हैं, न विकेट कीपिंग कर सकते हैं। केवल एक काम कर सकते हैं, धुआं उड़ा सकते हैं। लखनऊ से देखिए खास शो चुनाव एक्सप्रेस। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर किया है आतंक वाला प्रहार, तो सपा की तरफ से भी जवाब इसका दिया गया है। लेकिन सियासी समर में कुछ और पार्टियां भी ताल ठोक रही हैं। उनसे जुड़े हुए मेहमान भी आज हमारे साथ इस मंच पर मौजूद है। लखनऊ की जनता भी हमसे जुड़ चुकी है, जो पूछेगी सवाल तमाम उन नेताओं से जो आज इस पोडियम पर मौजूद हैं और घर घर आपसे वोट मांगने पहुंच रहे हैं। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए सभी मेहमानों का। बसपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ फैजान खान जी हैं, हमारे साथ सृष्टि कश्यप जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार रामेश्वर पांडे जी हमसे जुड़ चुके हैं और अनिल दुबे जी आरएलडी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। और चर्चा की शुरुआत भी हम अनिल दुबे जी से करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो है वो अलायंस आरएलडी के साथ है। और आज जबरदस्त तरीके से हमला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर किया, क्योंकि आज जिन आतंकियों को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है, उनमें से एक के पिता का समाजवादी पार्टी के साथ लेना देना है या संबंध है, ये कहते हुए कहा कि साइकिल पर तो आतंकी सवारी करते हैं। नहीं, ये जो कुलदीप सेंगर को सजा हुई थी, इनका कनेक्शन क्या भारतीय जनता पार्टी से नहीं था? इनके पास बताने के लिए कोई और मुद्दे नहीं है। इनके पास उत्तर प्रदेश के विकास के मुद्दे नहीं है। उत्तर प्रदेश के किसानों के मुद्दों पर ये बात नहीं करना चाहते। ये बात सिर्फ शमशान की, कब्रिस्तान की और आतंकवाद की ही करना चाहते हैं।
इन्होंने जो वादे किए नहीं, वो तो विकास की फेहरिस्त भी गिनवा रहे ना। वो गिनवा रहे हैं कि हमने भैया किसानों को किसान निधि हम दे रहे हैं, हमने गन्ना का भुगतान करवाया है, हमने गरीबों को आवास दिया है, महिलाओं के लिए शौचालय बनाए हैं, मिशन शक्ति, वो तो ये लिस्ट भी गिनवा रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा था कि हम किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी कर देंगे। किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई। उन्होंने कहा था 14 दिन में हम गन्ना किसानों का भुगतान करा देंगे। किस गन्ना किसान को 14 दिन के अंदर भुगतान मिल गया? उन्होंने कहा था कि हम 400 रुपए गन्ने का मूल्य देने की बात करेंगे। पूरे देश में हर चीज की महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल के, डीजल के, गैस के दाम, खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ गए। लेकिन अगर ठीक है, आप महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन वो बार बार क्राइम कंट्रोल, माफियावाद, दंगा, इस सब पर अंकुश लगाए, ये उपलब्धि के तौर पर दिखाते हैं। हाथरस में बेटी को रात में जलाया गया, ये व्यवस्था नहीं थी। वहां पर जयंत चौधरी जी पीड़ित पक्ष का जब हालचाल जाने गए तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, ये कानून व्यवस्था नहीं थी। आप क्या बताना चाहते हैं? आपने उत्तर प्रदेश की जनता से जो वादे किए थे, उत्तर प्रदेश की जनता को आपने कहा था कि आप 70 लाख लोगों को रोजगार देने की बात करोगे। आपके प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। आपने वादा 70 लाख का किया था और रोजगार 4.5 लाख लोगों को दिया। एक एक करके चुनावी समर में हर मुद्दे को उठाया जा रहा है। रुक करेंगे अब बसपा का। ये बताइए, क्राइम कंट्रोल और आज तो आतंक की एंट्री जिस तरह हुई है कि साइकिल पर आतंकी सवारी करते हैं, इस पर आपका क्या रुख है? क्योंकि जिस आतंकी को फांसी हुई है, कहा जा रहा है कि सपा नेता जो है वो उसके पिता, उनका संबंध है। देखिए, जिस तरह आपने बैकग्राउंड में भी लगाया चुनाव इक्वल टू न्यूज 18 एक्सप्रेस, उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी इक्वल टू समाजवादी पार्टी। आप देखिए, जिस तरह समाजवादी पार्टी के आतंकी के पिता का संबंध समाजवादी से लगाया जा रहा है, उसी तर्ज पर किसानों को कुचलने का थार जीप से उनके पिता का संबंध सीधा तौर से भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो ये दोनों ही जो माफिया कीर्ति को बढ़ावा देते हैं और समाज में कानून द्वारा कानून का राज खत्म करते हैं। आपने देखा 2007 से 2012 शासनकाल उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज पार्टी का जब था, उत्तर प्रदेश का बच्चे बच्चे से आप पूछिएगा तो कहेगा कानून। लेकिन प्रचार में आप इतनी देर से क्यों उतरे? सबका ये कहना है कि क्या आप सिर्फ अपने साइलेंट वोटर के भरोसे हैं, और आपको भी लगता है कि आज के दौर में जिस तरह की राजनीति हो रही है तो बहुत ज्यादा साइलेंट वोटर्स मानकर उन पर रिलाई करना सही है? नहीं, देखिए 12 तारीख को आगरा में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मीडिया बंधुओं से साफ तौर से उन्होंने इस बात का रीजन दिया था कि बूथ लेवल से लेकर जिले तक कार्यकर्ता पदाधिकारी सबकी निगरानी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने खुद लिया है इस चीज का संज्ञान, इसलिए उनको डिले हुआ। लेकिन हम अपनी राजनीति अपने हिसाब से करेंगे। जरूरी तो नहीं कि समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के शोर शराबे में बहुजन समाज पार्टी भी दिखे। आप कह रहे हैं कि सपा और भाजपा जो है वो मिले हुए हैं, लेकिन लोग तो कहते हैं कि बहन जी जो है वो आशीर्वाद भाजपा को दे सकती है। बिल्कुल, आप जैसे समाजवादी पार्टी अगर इस बात को कहती है तो इस बात को बताए 2019 में क्या हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे? आप बताइए, जब बेंगलोर में सेकुलरिज्म के नाम पे सारे विपक्ष की पार्टियां एक साथ खड़ी थी तो क्या आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उस स्टेज पे नहीं थी सोनिया गांधी जी के साथ हाथ पे हाथ खड़े किए हुए? तो ये आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन जिस तरह हम देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप, तुष्टीकरण, जातिवाद की तरफ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव को ले जा रही है। अब तमाम मुद्दे आप देख रही होंगे। बिल्कुल, तुष्टीकरण का जिक्र क्योंकि आपने कर दिया है तो एक एक करके उन तमाम मुद्दों से भी चर्चा करेंगे जो उस तुष्टीकरण के लिए इस चुनाव में छाए हुए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता से इस पर बातचीत करते हैं। अब देखिए, तुष्टीकरण का जिक्र हुआ है और आप लोग तो सबसे बड़े विलन के तौर पर प्रचारित थे कि इनको तो मुसलमानों का वोट चाहिए, उसके लिए कुछ भी करेंगे। तो अब हिजाब का जिस तरह जिक्र उत्तर प्रदेश की राजनीति में हुआ, उसे लेके कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ चुकी है कि लग रहा है आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से छोड़ना नहीं चाहेगी आखिरी चरण तक। हिजाब की कंट्रोवर्सी शुरू ही क्यों हुई? मुद्दा तो ये है कि और मुद्दा ये भी है कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में इसे कौन लेकर आया और क्यों लेकर आया। प्रियंका जी का ट्वीट, आप उससे भाग नहीं सकती। बिल्कुल नहीं भाग रही, उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने जवाब दिया। सवाल पूछा किसने? उत्तर प्रदेश के पत्रकारों ने। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, उनसे प्रभारी होने के नाते सवाल किया गया और उन्होंने बहुत ही संजीदा जवाब दिया कि एक महिला की चॉइस है वो क्या पहने, वो कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता। एक मेल पेट्रियार्की में यू विल नॉट टेल अस कि हम सूट पहने, साड़ी पहने, बुर्का पहने, नहीं पहने। हमारा जो रिलीजियस सेंटिमेंट है हम उसे दिखा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही वो प्रदेश है जहां पे भगवाधारी हमारे मुख्यमंत्री हैं। वो लोकतंत्र में कहीं पे भी हमारी यूनिफॉर्म नहीं है कि मुख्यमंत्री, सूबे का मुख्यमंत्री जो 80-20, लेकिन यहाँ बात तो स्टूडेंट की हो रही है ना, वो स्कूल जाते हैं, वो कॉलेज जाते हैं, वहाँ का यूनिफॉर्म ड्रेस कोड है, तो वहाँ से धार्मिक प्रयोग करने की क्या जरूरत है? वो भी चुनावी मौसम में नहीं है वहाँ का ड्रेस कोड। आप उस कॉलेज के वेबसाइट पे जाके देखेंगे, वहाँ पे स्पेशली मेंशन था यूनिफॉर्म इज नॉट नेसेसरी। वहाँ की डायरेक्टर का रातों रात ट्रांसफर कराएगा। तो दीज आर द फैक्ट्स जो आई थिंक मुझे जनता को नहीं पता है। नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है कि वो लड़की अचानक 2 जनवरी के बाद हिजाब पहन कर आई है, उससे पहले वो नहीं पहन कर गई थी।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस वेबसाइट पे फोटोज है जिन लड़कियों ने डॉक्टरेट पास आउट किया है, उनका फोटो हिजाब में है उस वेबसाइट पे। तो ये जस्ट ए कंट्रोवर्सी। हमें समझना ये है कि हमारा मुद्दा क्या है। बात अगर ध्रुवीकरण की होती है तो आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में 80-20 कौन करता है। बात हमारी अगर कांग्रेस पार्टी की होती, जो आप बोलते हैं विलन है, हमने तो 100% की बात की। हमने कोई ध्रुवीकरण वाला बयान नहीं दिया। पूरे राजनीतिक इलेक्शन का जब भी आप पूरा फेज देखें, हमने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जहां पे हम तुष्टीकरण कर सकें। हमने उत्तर प्रदेश की महिलाओं की बात की, उनकी भागीदारी की बात की। अगर हमने 40% उनको हिस्सेदारी देने की बात की, जो हमने दिया। लेकिन पंजाब में जब यूपी बिहार के भैयाओं को भगाने की बात हो रही थी तो प्रियंका जी ताली बजा रही थी और उसकी गूंज उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है। नाराज हैं लोग कि यूपी भैया मतलब काम कराना है, सपोर्ट लेना है, लेबर चाहिए तो यूपी भैया, और जब रिप्रेजेंटेशन देने की बात है इन्हें भगा देंगे। बिल्कुल नहीं भगा देंगे। चन्नी जी का बयान आप चैनल पे प्ले करिएगा। चन्नी जी ने खासकर बोला था यूपी बिहार दिल्ली से जो राज करने आते हैं। राज करने कौन आता है? राजनेता आते हैं। उन्होंने हमारे यूपी के भाइयों के बारे में कुछ नहीं बोला, ना हमारे बिहार के भाइयों के बारे में बोला। लेकिन संविधान तो सबको अधिकार देता है ना कि कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, जब चाहे चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन मौजूदा दौर में राजनीति जहां पहुंच रही है, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे बीच में है। सर, आपको क्या लग रहा है ये चुनाव अब किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है? देखिए, आज भाजपा के प्रवक्ता को भी जरूर होना चाहिए था यहाँ इस मुद्दे पर। देखिए, चुनाव तो वस्तुतः सरकार के कामकाज, उसकी सफलताओं विफलताओं पर लड़ा जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि पहले दौर से ही भाजपा को खुद अपने कामों की लंबी फहरिस्त गिनाते हैं। 50 मानक में नंबर 1 है, लेकिन खुद उन्हें अपने उन कामों पर यकीन नहीं है। अगर यकीन होता तो दूसरे मुद्दे पर नहीं जाते। विपक्ष, लेकिन आप भाजपा के लिए ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं इसको ओवरऑल मैं सॉरी, मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, क्योंकि कोई भी पार्टी नहीं छोड़ना चाह रही ना किसी भी मुद्दे। बात नहीं कर रहा हूँ, एक पत्रकार से करे तो पूरी बात सुन ले। दूसरी तरफ विपक्ष यह मानता है कि सत्तारूढ़ दल बहुत सारे पैमानों पर विफल रहा है। वो गिनाते हैं, जमीनी हकीकत कुछ और है, सरकार के दावे कुछ और हैं। लेकिन विपक्षी नेताओं के भी बयान जब आते हैं तो वो दरअसल उन्हें खुद भी यकीन नहीं है कि सरकार की विफलताओं को गिनाएंगे तो जनता यकीन कर लेगी। तो वो भी भाजपा के फेंके जाल में फंस जाते हैं। भाजपा एक भावनात्मक मुद्दा उठाती है तो उसी भावनात्मक मुद्दे के जवाब देते रहते हैं, तो बाकी सारे मुद्दे पीछे हो जाते हैं। मैंने पहले दौर का भी चुनाव देखा है, दूसरे दौर का भी चुनाव देखा। 2 अच्छी बातें हुई हैं इस चुनाव में जो पिछले चुनावों की तुलना में। पिछले चुनाव की तुलना में विपक्ष ने जो गलतियां की थी वो नहीं की हैं। दूसरी बात, किस सारी कोशिशों के बावजूद जनता ज्यादा समझदार निकली। इस बार पश्चिम के दोनों दौर में मैंने देखा कि भावनात्मक मुद्दे उभारने की बड़ी कोशिश हुई, लेकिन जनता उन भावनात्मक मुद्दों में फंसी नहीं। बिल्कुल, और ये तो समय बताएगा। 10 मार्च को स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। और सभा का पक्ष रखने के लिए भी देखिए उनके साथ हमारे साथ नेता जुड़ गए हैं। भीष्म सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भीष्म जी, आज तो आप घिर गए। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि आतंकी जो है वो साइकिल की सवारी करते हैं। कोर्ट ने जिन 38 आतंकियों को सजाए मौत सुनाई है अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में, जोड़ा ऐसे गया है कि जो 5 आतंकी आजमगढ़ के थे उनमें से एक के पिता का सपा से संबंध है। देखिए, ऐसा है कि आरोप प्रत्यारोप लगाना तो ये सरकारों का काम लगातार रहा है, और बाबा मुख्यमंत्री जी तो हमेशा से जो कहते हैं वही सत्य होता है। और जाहिर सी बात है कि जो समाजवादी पार्टी में है वो सब आतंकवादी है, और जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है उनसे धुला कोई है नहीं संसार के अंदर। जो बीजेपी में आ गया वही राष्ट्रवादी है, और जो बीजेपी की नीतियों से सहमत नहीं है उसको आप देशद्रोही का नाम दे देते हैं। आप एक बात बताइए, कोई आदमी कभी किसी से जुड़ा है, उसके पास्ट में कोई घटना वो कर देता है, आप अंतर्यामी हैं कि आप जान रहे हैं कि अभी मैं डिबेट में आया हूं और आधा घंटे के बाद मेरे ऊपर कोई आरोप लगा जाए तो क्या एनडीटीवी बदनाम कर दिया जाएगा, क्या न्यूज 18 बदनाम कर दिया जाएगा, या आपके ऊपर सवाल लगने लगेंगे? बात यहां पर है मुद्दों से भटकाने की। बात यहां पर हो रही है रोजगार की, बात हो रही है किसानों की, बात हो रही है नौजवानों की, बात हो रही है महिलाओं की, और बात हो रही है कानून व्यवस्था की, और बात आप कर रहे हैं उसकी
जिस वक्त किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी इनके बाबा मुख्यमंत्री के कैबिनेट के जो मिनिस्टर थे, आपके गृह मंत्री थे, उनके बेटे का नाम उसके अंदर आ गया, उसमें उन्होंने क्या किया? उसमें तो साफ साफ नाम आने के बाद आपने उसको बेल दे दी और वो बाहर निकल कर देखिए, वो तो न्यायालय का फैसला है, उसमें ना हम कुछ कह सकते हैं ना आप कुछ कह सकते हैं। कोर्ट जो है सबूतों गवाहों के आधार पर काम करती है, लेकिन वो माननीय न्यायालय का निर्णय है। यहाँ पर लखनऊ की जनता भी यदि कोई सवाल पूछना चाहता है तो कृपया अपना हाथ खड़ा करे। वो सवाल जो है हम लेकर जाएंगे अपने इन तमाम नेताओं तक, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि अब जो वोटिंग 20 तारीख को होने जा रही है उसमें 16 जिलों में चुनाव है, तो ऐसे में बसपा अपने आप को कहां पाती है? देखिए, बसपा लगातार पहले ही चरण से मजबूती बनाई हुई है, क्योंकि हम लोग आसमान पे नहीं जमीन पे रह रहे हैं और 2007 के ही तर्ज पे हम पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। लेकिन जिस रीजन में वोटिंग है उसको तो कहा जा रहा है कि अब की बार यादवलैंड और बुंदेलखंड का मामला है, तो ऐसे में बसपा कहां है? देखिए, बसपा दलितों के साथ, पिछड़े वर्ग के साथ, मुस्लिम के साथ, अपर कास्ट में खासतौर से ब्राह्मण के साथ, ये पूरी उत्तर प्रदेश की जातिवाद का चुनाव आप जानती हैं समीकरण है, उसमें हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे पे सबके साथ हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी और सपा ने तो 80-20 का अपना बंटवारा कर लिया है। हम 100% पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम चुनाव लड़ रहे हैं जनता के महंगाई पे, बेरोजगारी पे, किसान पे, बिजली पे और तमाम शिक्षा पे और जितनी नौकरियां रिक्त इन्होंने रखा है सरकारी में, और प्लस प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो लेके जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी लोग हैं ये, इस पे चुनाव हो रहा है। और आज आप देख लीजिए न्यूज 18 के इस पे जब आपने जनता के विषय पे यहाँ पे मंच सजाया तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से नदारद है। क्यों? क्योंकि अगर यही आप जाति के नाम पे यहाँ पे रखती तो भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ आपको दिखाई देता। देखिए, जातिगत समीकरण तो हर सियासी पार्टी साधती है, वो सब कुछ टिकट बंटवारे में नजर आ जाता है। समाजवादी पार्टी के नेता जो कि हमारे साथ शो शुरू होने के थोड़ी देर बाद जुड़े हैं, आज एक बयान जो वायरल हो रहा है, सपा प्रत्याशी हैं कानपुर के, और वो सुंदरकांड के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं उस पर अलग बवाल मचा हुआ है। आपको मालूम है ना पूरी घटना? नहीं, उसको भाजपा ने बड़ा मुद्दा बना दिया क्योंकि आप महिलाओं की सुरक्षा और उनकी इज्जत की बात करते हैं। मैंने सोशल मीडिया पे देखा है और आपके माध्यम से भी आपने बताया कि वो हमारे वाजपेयी जी हैं जो कानपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, बीजेपी या और अन्य दल उनको तोड़ मोड़ करके किस तरह से उन्होंने किस कंडीशन में, नहीं, वो बहुत क्लियर कट बयान है, उसमें क्या तोड़ना मरोड़ना है। वो डिफाइन कर रहे हैं सुंदर और कांड को किस बेशर्मी से। आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जिन पर आरोप लगा रही है वो कोई मुस्लिम नहीं है और वो पाकिस्तान, मैंने किसी जाति धर्म की बात ही नहीं की है, मैंने सिर्फ महिला सम्मान और सुंदरकांड की बात की है। मैं वही आपसे कहना चाहता हूँ, वो एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण जो होते हैं उच्च कोटि के होते हैं। जो भी होते हैं, आपके विचार, आपके शब्द आपको उच्च कोटि या निम्न कोटि में रखना है, ये तय करते हैं। देखिए, सुंदरकांड कराया भी ब्राह्मण से ही जाता है, छोटे लोग उसके बारे में नहीं बता सकते। सुंदरकांड में छोटे लोगों से आपका क्या अर्थ है बिश साहब? मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप सुंदरकांड कराते हैं, रामचरितमानस कराते हैं, कोई भी पाठ पूजा कराते हैं, तो आपको इसको एक ब्राह्मण की जरूरत होती है, और ब्राह्मण से ज्यादा सुंदरकांड के और रामचरितमानस के बारे में कोई नहीं जानता है। ना इस पे हम कोई टिप्पणी कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं। लेकिन उस प्रत्याशी ने जो बात कही, उस बेशर्म बयान की भर्त्सना करते हैं कि नहीं करते हैं आप? मैं यही एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि देखिए, हाल ही में अभी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, एक एक्ट्रेसेस थी, उनका नाम था तिवारी, उनका पूरा नाम था, मुझे अभी इस वक्त याद नहीं आ रहा, तिवारी जी, श्वेता तिवारी जी। उन्होंने एक बयान दिया था एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में लेकर के, एक वहां पर प्रीमियर हो रहा था, उस बयान को बीजेपी ने किस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश किया था, शायद आपको याद होगा। देखिए, श्वेता तिवारी को माफी मांगनी पड़ी थी और सबसे बड़ी बात ये, वो चुनाव नहीं लड़ रही थी, वो उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने टिकट नहीं दिया था और ना वो वोट मांगने के लिए जनता के बीच में खड़ी थी। आपने इनका सोच देखा? अभी मंच पे आप लोगों के सामने ये कह रहे छोटे लोग नहीं कर सकते हैं। छोटे लोग का मतलब साफ साफ से समाजवादी पार्टी की तरफ दूसरे जातियों पे है, पिछड़े वर्ग से है, दलित समाज से है। आप लोग नहीं, अज्ञानी नहीं, आपने आपके सामने इन्होंने छोटा बोला। यही हाल समाजवादी पार्टी का लगातार रहा है, जिससे भी इन्होंने गठबंधन किया है। आरएलडी बगल में खड़ी है, इन्होंने मन से इनके अध्यक्ष ने कहा है छोटे दल, छोटे दल। क्या कोई राजनीतिक पार्टी छोटी या बड़ी होती है? मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं, हर कोई लोकतंत्र में बराबर है। मैं पूछता हूं, लोकतंत्र में हर समाज के कोई भी पार्टी हो, सब बराबरी का है, लेकिन समाजवादी पार्टी स्टार्टिंग से ये बात कहती है छोटे दल, छोटे दल। ठीक है। देखिए, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि मुद्दों पर बात नहीं होती और जातिवाद जो है वो कहीं ना कहीं निकल करके आता है। नाराजगी आई कि आपने छोटा शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने सीधे तौर पर जाति छोटे का मतलब कोई छोटा बड़ा नहीं, ज्ञान और ज्ञानता की बात होती है। ब्राह्मण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं होता है, और ये हमेशा से ब्राह्मण विरोधी रहे और ब्राह्मणों की हत्याएं करते आए हैं और ब्राह्मणों के घर में बिल्डोजर चलाते आए हैं, और ब्राह्मण इसका जवाब, और ये ब्राह्मण का ही नारा लगा करके इस देश के अंदर जिन्होंने हुकूमत करी थी और सरकार बनाई थी, आज देख रहे हैं आप। आज मुझे हैरानी हो रही है, आज मुझे बहुत बड़ी हैरानी हो रही है। चुनाव एक्सप्रेस का ये शो,
31 जनवरी से चल रहा है और जितने भी समाजवादी पार्टी के नेता इस पोडियम पर आते हैं, बेशक वो सवालों पर घिर जाएं या पब्लिक किसी भी तरह का सवाल उनके सामने ले जाए, लेकिन आज तक कभी किसी ने इस तरह की बात नहीं कही जैसी आज आप कह रहे हैं। लोग कहते हैं कि मुद्दों पर बात नहीं होती, लोग कह रहे हैं कि मुद्दों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ा जाता, मुद्दों पर बहस क्यों नहीं होती, लेकिन आप एक अपने आप में एक ऐसे प्रवक्ता जो है यहां पर जो धड़ाधड़ धारा प्रवाह जाति की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण की लड़ट लगाए हुए हैं। ठीक है, आप सम्मान देते हैं, लेकिन क्या इसके लिए आप सबको अज्ञानी साबित कर देंगे? क्या शिक्षा किसी जाति के अधीन होती है? देखिए, हमने किसी जाति का नाम ही नहीं लिया, हमने अज्ञानता की बात करी है कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो अज्ञानी लोग हैं वो इस तरह की बातें करते हैं कि जब उनको सुंदरकांड के बारे में, अभी इनसे सुंदरकांड के बारे में पूछ लीजिए, ये कितना जानते हैं सुंदरकांड के बारे में, पढ़वाइए इनसे सुंदरकांड यहाँ पर। लेकिन माफ कीजिए, ये कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरी बीवी सुंदर है और मैं बहुत कांड करता हूँ इसीलिए मैं सुंदरकांड करवा रहा हूँ। ये देखिए क्या आरोप लग रहा है आपके ऊपर। मैं पूछ रहा हूँ सुंदरकांड के बारे में, ये मुझसे जानना चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी से। मैं पूछता हूँ देश के संविधान के बारे में इन्हें कितना ज्ञान है? देश का संविधान सबको बराबरी का हक देता है, ऊंच नीच सब कोई नहीं मानने रखता है, लेकिन समाजवादी पार्टी का सोच यही है। जब वो शासन काल में भी थे तो सिर्फ एक जाति का इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, बाकी सारे जातियों के साथ इन्होंने छल किया। आज ये ब्राह्मण समाज की बातें करें, ब्राह्मण समाज के साथ भी इन्होंने सबके साथ छल किया हुआ है। आप दलित समाज को आप क्या अज्ञानी कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? हम साफ साफ तौर से कहते हैं समाज में जो भी ज्ञान अज्ञान, संविधान सबको बराबरी का हक देता है, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार जिस तरह से माफियाओं को टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से माफियाओं को टिकट दिया, होड़ मची है दोनों पार्टियों में कि कौन पहले शतक मारेगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, आप भी क्योंकि एक महिला हैं और कांग्रेस का पक्ष रख रही हैं और आप कह भी रही है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन आज देखिए एक सपा प्रत्याशी का इस तरह का बयान और दोनों तरफ की दलीलें आप सुन रही हैं। वो सुंदरकांड वाला बयान आपने सुना है ना? जी सुना है। दलील, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर हमेशा से रहा है। अगर आप किसी पर सवाल खड़ा करेंगी वो सामने वाले पे उंगलियां उठा देगा। नहीं, लेकिन एक प्रत्याशी का ये कहना कि मेरी बीवी सुंदर है और मैं कांड करता रहता हूँ इसीलिए मैं सुंदर कांड कराता हूँ, तो इससे आपको नहीं लगता कि किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होते हैं? सुंदर कांड का इस्तेमाल या उसकी व्याख्या को इस तरह कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते, और जिसने किया है उसको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आप सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहे हैं, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। और आज यहाँ पे बीवी की सुंदरता के डिस्कशन की बात क्यों आई? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात क्यों की? क्योंकि आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित कोई है पूरे प्रदेश में तो हमारी आधी आबादी है, उसको ऊपर बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए हमने बोला आज अगर हम उन्नाव की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें, हाथरस कांड हम सबने देखा, उन्नाव हम सबने देखा, फाफामाऊ हम सबने देखा, लखीमपुर भी हमने देखा, उन्नाव पार्ट 2 अभी हमारे सामने है। तो वहां पे जब तक हम महिलाओं को सशक्त नहीं करेंगे, जब तक आज एडीआर की अगर हम रिपोर्ट देखें, बीजेपी हो चाहे दूसरे जितने भी दल हो, वहां पे 35% आज क्रिमिनल एमएलएस बैठे हैं हमारे उसमें संसद में। यहाँ पे जब तक हम क्रिमिनल्स को हटाएंगे नहीं तब तक ऐसी ही बातें चलती रहेंगी, आरोप प्रत्यारोप ही चलता रहेगा। उन्हें डर किस बात का? अपराधी को जब आप बिठा देंगे वहां पे आपको रूल्स बनाने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए, वो कैसे करेंगे? तो राजनीति में बदलाव की बहुत जरूरत है। आरोप प्रत्यारोप का एक दौर खत्म होना चाहिए, एक स्वच्छ रास्ते पे ले जाने की बहुत ज्यादा। देखिए, आपने भी केंद्र में 2 बार लगातार सरकार चलाई है, तो आपके पास कोई उदाहरण है क्या कि जिन मुद्दों का जिक्र आप कर रहे हैं, जब आप केंद्र में थे, सबसे बड़ी पावर आपके पास थी, तो आपने क्या किया? कितनी भर्तियां निकाली? महिलाएं कितनी सुरक्षित हुई? सरकारी नौकरियों पर खाली कितने पद आपने बढ़े? स्वास्थ्य सुविधाएं क्या थी? महिला रिजर्वेशन बिल इनके सांसद में जब पेश हुआ तो इन लोगों ने पास नहीं होने दिया। उस वक्त यूपीए की गवर्नमेंट थी। आज 40% की जो बात ये कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उस वक्त सांसद में यूपीए की सरकार थी। आपने क्यों नहीं उसको पास होने दिया महिला रिजर्वेशन बिल को? जवाब दीजिए इनकी बात का। पेश किसने किया था संसद में? महिला रिजर्वेशन बिल लेके कौन आया था? आज तक महिलाओं के सशक्तिकरण की बात किसने की? देश की पहले महिला प्रधानमंत्री किसके पार्टी से थी? महिला प्रेसिडेंट किसके पार्टी से? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री किसके पार्टी से थी? लोकसभा की पहली महिला स्पीकर किसके पार्टी से थी? कांग्रेस पार्टी से थी। तो हमने महिलाओं का उत्थान हमेशा से किया, चाहे आज पक्ष विपक्ष वाले जो बोलते। और हम आज महिलाओं की बात कर रहे हैं, इसीलिए लोगों को बुरा लग रहा है, क्योंकि महिलाओं को उन्होंने कमोडिटी समझ ली है। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें तो एक शौचालय, एक गैस सिलेंडर तक उन्हें सीमित कर दिया जाता है। उनके रोजगार की कोई बात नहीं करता, उनकी सुरक्षा की कोई बात नहीं करता, उनको आगे बढ़ाने की कोई बात नहीं करता। आप राजनीति कैसे बदलेंगे? जब तक जो हमारी पीड़िता है उनको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक गुंडे, चाहे वो बीजेपी के हो, बीएसपी के हो, समाजवादी के हो, वो गुंडे डरेंगे नहीं वहां बैठने से, वो अपराध करने से नहीं डरेंगे। आज हमारी प्रत्याशी जो है वो उन्नाव की रेप पीड़िता की मां है, क्या वो अगर आगे जाएंगी तो उसके खिलाफ जो वहां पे प्रत्याशी उतरा है, जो एक आरोपी है, उसको जताएगी जनता या एक घूम फिरकर समाजवादी पार्टी पर गुंडाराज, गुंडे, माफिया, दंगा, इस तरह का आरोप लगते हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी तो आरोप लगाएगी, लेकिन बाकी के दल भी यही आरोप लगा रहे हैं। ये इमेज क्यों चलती है सपा के साथ?
देखिए, इमेज आपके बनाने से नहीं बनती है, इमेज बनाती है जनता। और जो अभी आने वाले चुनाव में आपको पता लग जाएगा कि हम अपराधी हैं या वो अपराधी थे जिन्होंने 5 साल यहां पर आतंक मचाया और अपराध किया। और अगर देखा जाए तो जिसकी आप बात करती हैं हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, आप एक बात बताइए कि उनके ऊपर कोई आरोप है, किसी तरह का कोई एलिगेशन दिखाइए, उन्होंने किसी अपराधी को बढ़ावा दिया हो। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये अपराध का जुमला हमारे ऊपर इस्तेमाल करती है। कभी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी करी कि उनकी पार्टी में कितने अपराधी हैं? क्या वो बता सकते हैं? क्या वो ये बता सकते हैं कि बाबा मुख्यमंत्री ने हलफनामा देकर के अपने ऊपर कितने मुकदमे बताए? और सबसे शर्म की बात है कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर इस हद तक उतरना पड़े कि आपको अपना मुकदमा खुद वापस लेना पड़े। क्या वो बता सकते हैं उनके उप मुख्यमंत्री के ऊपर कितने? पूछ लेते हैं। भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ संजय चौधरी जी आ चुके हैं। संजय चौधरी जी, मैं आपसे दरखास्त करूंगी कि आप यहाँ मेरे साथ आए, क्योंकि अभी तक जितनी भी चर्चा चली है उन सबके सवाल जो है आप तक आएंगे। सवाल और आरोप आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी का कि क्या आप बता सकते हैं कि आपने कितने अपराधियों को टिकट दिया है? इनके माफिया, उनके माफिया, इनके अपराधी, जनता यही सुनेगी? आश्वस्त कौन करेगा? नहीं, आश्वस्त भारतीय जनता पार्टी करेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में हमेशा से लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या थी। 2007 का चुनाव बसपा ने इसी आधार पर लड़ा था। उसने नारा दिया था कि चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। जनता ने विश्वास दिया था। और उसके बाद 2007 के बाद 2009 आता है, लोकसभा का चुनाव होता है। बनारस के अंदर बहुजन समाज पार्टी एक माफियाओं के सरताज को टिकट देती है, यानी कि जो सबसे बड़ा माफिया है उसको बसपा टिकट देती है, तो उसके बाद बसपा फेल्योर हो जाती है। जो ये सरकार आई थी बसपा की, वो राजू पाल की हत्या के ऊपर आई थी। राजू पाल की हत्या समाजवादी पार्टी के समय इलाहाबाद के अंदर दौड़ा कर बमों से मारकर उस विधायक को मार दिया गया था। तो जनता ने समाजवादी पार्टी के विरोध में बसपा पर विश्वास किया था। लेकिन बसपा ने जब जो माफियाओं के सरताज को टिकट दिया तो वो माफियाओं के फेवर में गई। इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश जी के ऊपर विश्वास किया, क्योंकि उन्होंने डीपी यादव को टिकट देने से मना किया था, विश्वास जगा। लेकिन उसके बाद मुजफ्फरपुर का दंगा ये बताता था कि वे भी दंगाइयों के साथ गए, अपराधियों के साथ गए, माफिया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप पर यह भी आरोप लगता है कि जब आपको लगता है कि अब चुनाव नजदीक आ गया है और विकास की फेहरिस्त जो है ऐसा लगेगा कि शायद काम नहीं कर रही, इसीलिए तुष्टीकरण का सहारा लेना पड़ रहा है। आप दंगों का दर्द याद दिलाते हैं, नकाब हिजाब की बातें यहां पर होती हैं, 80-20 की बातें यहां पर होती हैं। इस तरह के आरोप भी पैनलिस्ट ने लगाए हैं। भाई, हिजाब का आरोप कौन लगाता है? हिजाब की बात कौन करता है? हम तो हिजाब की बात नहीं करते, लोगों ने बात की। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिन्ना का सबसे पहले जिक्र किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं किया। लेकिन आप बताइए, लेकिन हम ये जरूर दिखाना चाहते हैं कि कैसे कैराना में 5 साल पहले जो सरकार थी उस समय कैराना से भागते हुए लोग प्रतीक थे, वहां की बेबस महिलाएं रोती हुई प्रतीक थी, बच्चियां वहां पर दहशत में थी। लेकिन 5 साल में हुकूमत बदली है और वहां महिलाएं खुशहाली में हैं, वहां रोजगार बढ़ रहे हैं, वहां की बच्चियां। जनता के बीच में से कोई कुछ पूछना चाहता है, कहना चाहता है तो अपना हाथ उठा सकते हैं। अच्छा, चलिए, पहला सवाल जनता के बीच से आया है, इनके पास लिए चलते हैं। क्या कहना चाहते हैं? प्रश्न किससे आपका? मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि वो सत्ता पक्ष है तो मेरा हक बनता है उनसे सवाल पूछने का कि आखिर ये बेरोजगारी पर क्यों नहीं बोलते, शिक्षा पे क्यों नहीं बोलते? आज स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही लेकिन फीस ली जा रही है। और ये जिस तरीके से हाथरस की घटना पर मनीषा वाल्मीकि जी की रात में 2:30 बजे रात में उनकी शव को उनके परिवार को न देकर ऐसे पुलिस के सहारे। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि महिलाओं के लिए जो भाजपा दावा करती है कि हम सब सुरक्षित माहौल देना चाहते हैं या देते हैं, उस पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। रोजगार के ऊपर हमें रोजगार चाहिए। मंदिर से बनने से हमारा विकास नहीं होगा, रोजगार और शिक्षा से होगा। आगे स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है। ठीक है, ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? हाथ वहां से खड़ा, आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? शिवम सिंह नाम है। हाँ। सपा के मुखिया कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। उनके मुखिया को जब यही तमीज नहीं बात करने का, पुलिस वाले जो प्रशासनिक अधिकारी उससे बुला के बात करते हैं, ए पुलिस ए पुलिस ए पुलिस, तो उनके जो छोटे कार्यकर्ता उनसे क्या सीख लेंगे? हमेशा। ठीक है, 2 सवाल आए हैं। एक तो भाजपा के प्रवक्ता से सवाल आया रोजगार पर, और दूसरा सपा के लिए सवाल आया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जो मंच से वीडियो वायरल है, ए पुलिस, तो कह रहे हैं कि जब पार्टी के अध्यक्ष इस तरह की जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बाकी लोगों को क्या समझते होंगे? कोई सम्मान नहीं है? देखिए, ऐसा है, पहली चीज तो जो ये आरोप लगा रहे हैं कि वो सम्मान नहीं करते हैं, इतनी दूर से अगर किसी आदमी को आप संबोधन करेंगे तो आप कैसे कहेंगे? आवाज लगा के ही तो आपको पुकारना पड़ेगा। और अगर उन्होंने पुलिस को कहा पुलिस, तो इसमें बुराई क्या है? कौन सी गाली दे दी? उसको
उसको पाकिस्तानी, उसको जो है आतंकजीवी, परजीवी, आतंकजीवी तो नहीं बताया ना, उसको पुलिस ही तो कहा। अब पुलिस को पुलिस नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? अच्छा ठीक है, बाकी लोगों से पूछ लेते हैं। बताइए, वो कह रहे कोई अपशब्द नहीं था, कोई गाली नहीं थी, ए पुलिस ही तो कर रहे थे। तो क्या अखिलेश यादव जी मुलायम सिंह यादव जी को भी ऐसी बुलाते हैं, मुलायम है मुलायम? ये किस भाषा का प्रयोग हो रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में? और ये पुलिस की बात करते हैं, और आप लोग पुलिस को क्या अपने जूते के नोक पे सर रखते हैं? मैं भी एक पुलिस वाला का बेटा हूं। पुलिस वाले क्या आपके लिए क्या समझ रखे हैं? ये माफियाओं का डायलॉग होता है, ये पुलिस की तरह बातें करना, सड़क छाप गुंडे का ये भाषा होता है। और आप कह रहे हैं इस भाषा में प्रॉब्लम क्या है? मैं यही बात कहता हूं, जब योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा, उन्होंने भी बहुत शब्दों का प्रयोग किया, संवैधानिक पद का प्रयोग किया। उन्होंने जब इस बात को कहा गर्मी निकाल दूंगा, फिर आपकी तरफ से चर्बी निकाल दूंगा, ये हो क्या रहा है? क्या एक संवैधानिक मर्यादा? अच्छा, मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगी आपको। आपने जब समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था तो आजम खान साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें वो कह रहे थे मायावती अब हमारे साथ है, सरकार हमारी आ रही है, ऐसे जूते साफ कराऊंगा डीएम से। बिल्कुल माफी मांगना चाहिए आजम खान साहब को। हम अगर गठबंधन से चुनाव भी लड़े, इसका मतलब ये नहीं कि समाजवादी या किसी भी दल को या किसी भी नेता को अपशब्द करने का अधिकार मिल जाता है। हमारा अगर इनके साथ गठबंधन था तो सिर्फ एक वजह था, वो है भारतीय जनता पार्टी के विचार, पूंजीवादी, धन्ना सेठ और जो आरएसएसवादी सोच है उसको रोकना था। लेकिन समाजवादी पार्टी उस लायक भी नहीं थी, इसलिए हमने उससे गठबंधन तोड़ दिया। उसका हंस रहने वाले 10 मार्च को आपको दिख जाएगा उत्तर प्रदेश की जनता। ठीक है। एक सवाल रोजगार को लेकर आया था सत्तारूढ़ भाजपा से। वहां एक नौजवान ने सवाल उठाया था कि आप लोग मंदिर की बात करते हैं लेकिन रोजगार को लेकर आश्वस्त नहीं कर पाए अभी तक। नहीं, रोजगार के लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्थाओं को बदला है। ये पहला दौर है कि जब उत्तर प्रदेश में योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। उत्तर प्रदेश में जब रोजगार का इश्तहार निकलता था तो समाजवादी पार्टी के लोग झोला निकलते थे, जिसने पैसा रख दिया उसको रोजगार निकलता था। इसका एक आपको उदाहरण बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को यहां के हाईकोर्ट ने डायरेक्शन देकर हटाया था। मतलब केवल जातियों को नौकरी मिलेगी, पैसे के आधार पर नौकरी मिलेगी, जिनका जितना सोर्स होगा उसको उतनी अच्छी नौकरी मिलेगी। ये तो बहुत बड़ा आरोप आपने लगा दिया, ये बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। एक तो आपने सुना कि फैजान साहब ने क्या कहा, और दूसरा भाजपा की तरफ से कहा गया कि आपके जमाने में तो एक खास जाति या क्षेत्र के लोगों को नौकरियां मिलती थी, बिकती थी, बोली लगती थी, दलालों का नेटवर्क था। पहले मैं तो बसपा के प्रवक्ता का जवाब दे दूं, जो अभी इन्होंने ये कहा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में कि उन्हें माफी मांगना चाहिए। पहले तो बता दिए चहक रहे, इनका उत्तर प्रदेश में कोई महत्व नहीं रह गया, ना ही इनकी कोई एक सीट आ रही है। भाजपा तो बीएसपी तो खत्म हो चुकी है, और जो दलित की बेटी बनकर के आई थी वो दौलत की बेटी हो गई है, और वो खजाने से अपने खेल रही है, उनको जनता के सुख दुख से मतलब नहीं है। तो ये तो बेवजह चहक रहे हैं, इनका तो कोई काम ही नहीं है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। और दूसरी रही बात जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की, तो इन्होंने जो कहा झोले में हम रख लेते थे, तो इसका ये एक सबूत दिखा दें कि झोले में हमने पैसा लेकर नौकरी दिखाई दी है किसी को। इनके हजारों सबूत बता देंगे जिन्होंने रोजगार के नाम पर छात्रों को लाठी मारी है और जिन्होंने रोजगार देने पर लाठियों बरसाने का काम किया है। और हम तो हमारे ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं वो एक इल्जाम ये बता दे कि हमने झोला लेकर के किसी को नौकरी दिया, और इन्होंने जो लाठी बरसाने का काम किया है उत्तर प्रदेश की जनता को। अगर किसी ने रोटी मांगी तो आपने लाठी मांगी, किसी ने अगर अपनी आवाज उठाई, किसी ने रोजगार मांगा तो आपने पकौड़े तलने की बात करी। ये अपने गरेबान ने मुझा के तब जाकर के वो दूसरे के ऊपर आरोप लगाए। ठीक है, जनता के बीच से कोई और कुछ पूछना चाहता है? इस सवाल में काउंटर के लिए ले जा रही हूँ। कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई कुछ कहना चाहता है? मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं अपने प्रवक्ताओं को वापस भेजें, क्योंकि ऐसे लोगों से नहीं टिक पा रहे हैं भाई, नहीं चल पाएंगे यहाँ पे इस तरह की बातें जो कर रहे हैं। ये मैं साफ तौर से कहना चाह रहा हूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, दोनों ही पार्टियों ने दलित विरोधी अपना दिया है। और मैं इसका उदाहरण दे सकता हूं, समाजवादी पार्टी के वक्त में हमारे आरक्षण पदोन्नति में आपने देखा किस तरह से इन्होंने पार्लियामेंट में उसका बिल फाड़ा, और इनके माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे कितने लाखों कर्मचारियों को डिमोशन कर दिया इसी उत्तर प्रदेश में। जो दरोगा थे वो सिपाही हो गए, जो डीएसपी थे वो दरोगा हो गए, इस तरह लाखों कर्मचारी हमारे डिमोशन हो गए। ये इनकी दलित विरोधी सोच है। दूसरी बात, हमारे जितने भी नाम बदल कर उत्तर प्रदेश में महापुरुषों का नाम रखा गया था, इनको इतनी जलन है हमारे महापुरुषों से कि इन्होंने सबका नाम परिवर्तन कर दिया अपने समाज, अपनी सरकार आते ही। यही हाल भारतीय जनता पार्टी का है। एनसीआरबी का रिपोर्ट में दे दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी में कानून द्वारा कानून का राज स्थापित नहीं हुआ। इन्हीं की सरकार है जहां पे पुलिस लाइन के पीछे धनंजय सिंह क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। इन्हीं की सरकार है कि थार जीप किसानों पर चढ़ा दी जाती है और आज इनके लच्चर पैरवी की वजह से वो जमानत पे छूट जाते हैं।
ठीक है। ये बड़े आरोप लगाए गए हैं बसपा की तरफ से कि धनंजय सिंह की जब क्रिकेट खेलते हुए तस्वीर सामने आती है तो सवाल उठते हैं। एक तरफ तो आप माफियावाद पर अंकुश लगाने की बात करते हैं, लेकिन आप सेलेक्टिव हैं क्या? नहीं, सेलेक्टिव नहीं है। अगर मुख्तार पर कार्रवाई होती है तो टिंकू सिंह पर भी कार्रवाई होती है, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर ब्रजेश सिंह का कोई अपराध होगा तो ब्रजेश पर भी कार्रवाई हो। लेकिन उत्तर प्रदेश इस बात का गवाह है कि पहली बार माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है और माफियाओं ने जनता का धन, जनता की दौलत, जनता की जमीन जो गरीब मजलूमों से छीनी थी उसको भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर लगकर और वो सारा का सारा धन उनके पेट से निकालना है। ये उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहा है जब माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है। ये उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहा है जब जनता का काला धन खाने वालों पर कार्रवाई हो रही है। कुछ कह रहे हैं पे आपने सही सवाल किया, उसका जवाब वो नहीं दे पाए। सिलेक्टिव सोच है इनका। माफिया हमारे राज्य में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नजर में माफिया उसका कोई जात नहीं है। अपने दल का भी अगर हमारे यहाँ विधायक सांसद रहा है तो हमने जेल भेजने का काम किया। एक नाम बता दे अपने विधायक का। आपने देखा सेंगर साहब के उसमें भी कैसे हुआ, उन्नाव कांड में हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। यही हाल इनके हाथरस में होता है, यही कांड इनके उन्नाव में पार्ट 2 में होता है। दलित बेटी को जिंदा इन लोगों ने गाड़ दिया। आपने देखा वो कि दोबारा पोस्टमार्टम होने का नौबत आ गया। कासगंज में हाईकोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम करने के लिए बोला। 3 सालों में 24 पुलिस हिरासत में मौत हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी का नीति और नियत है। दूसरी बात, नीति आयोग का रिपोर्ट में इन्होंने सबसे पिछले स्थान पर गरीबी स्थान में कर दिया। हाईकोर्ट को कहना पड़ता है स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश का राम भरोसे है। पर कैपिटा इनकम में इन्होंने 32वें नंबर पे ला दिया उत्तर प्रदेश को। ठीक है, आप एक लिस्ट गिना रहे हैं, लेकिन हमने बार बार देखा है कि यूपी सरकार की तरफ से कई जगह यह भी कहा जाता है कि हम देश में इस क्षेत्र में नंबर 1 है, हम इस चीज में नंबर 1 है, हम उस चीज में नंबर है। तो फिर सवाल किस बात को लेकर उठना है? देखिए, बसपा के मेरे मित्र बहुत लखनऊ में खड़े होकर कह रहे हैं। मुझे याद है कि यहां से थोड़ी दूर पर एक स्टेट गेस्ट हाउस है। उस स्टेट गेस्ट हाउस के अंदर मायावती जब अपनी जान की और माल की महफूजियत की जब मारी जा रही थी और समाजवादी पार्टी के लोग उनकी हत्या करने जा रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी ने ही उस दलित को भी बचाया था। और दलित को पहली बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया है तो हमने बनाया है। एक बहुत बड़ा शेर मुझे याद आ रहा है कि तेरी इस बेवफाई पर फिदा होती है जा मेरी, खुदा जाने अगर तुझ में वफा होती तो क्या होता। जिन दलितों को उत्तर प्रदेश की राजधानी में सबसे बड़ी दलित नेता की हत्या करने वाले का जो काम करते हैं, उस राजनीतिक पार्टी के पास जाकर समझौता करते हैं। इसीलिए दलितों का विकास नहीं होता है। क्यों? दलितों के विकास का पैसा खाने वाले लोग जब 2-2 हजार की माला पहनते हैं तो दलितों का भला नहीं होता, और उनके साथ समझौता करते हैं जो दलितों की अस्मिता के ऊपर हमला करते हैं। तो ना तो इनकी नीति ठीक है ना इनकी नियत ठीक है। ठीक है, कह रहे ना नीति ठीक है ना नियत ठीक है। बहुत सही इन्होंने सवाल किया। ये विचार समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आया था कि दलित की बेटी दौलत। कितने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को दुख होता है जब एक दलित आगे बढ़ता है, जब दलित की लीडरशिप आगे बढ़ती है। ये दोनों के विचार किस तरह से तार होते हैं। मैं पूछता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब करोड़ों का सूट पहनते हैं तो आपके कलेजे पर सांप क्यों नहीं रोंता? अगर आप हमारी दलित आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पे आवाज उठाते हैं और आपने कहा समाजवादी पार्टी के गठबंधन की, हमने डंके की चोट पे कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी के विचार को रोकने के लिए उसका गठबंधन किया। और आप बताइए, आतंकवादी संगठन को सपोर्ट करने वाली महबूबा मुफ्ती से क्यों गठबंधन किया भाई साहब? वो उस वक्त कंधार पाकिस्तान आपने फ्लाइट क्यों भेज दिया भाई साहब? ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जब सेलेक्टिव होकर बात होती है तो वैसे ही बात होती है जैसे मेरे बसपा के मित्र कह रहे हैं। मुझे याद है, अब बुंदेलखंड में चुनाव होने जा रहा है। बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी के 2 कलेक्शन एजेंट घुमा करते थे और नाम भी इनको याद होगा। एक का नाम था नसीमुद्दीन, एक का नाम था बाबू सिंह कुशवाहा। केवल और केवल बुंदेलखंड की धरती से भ्रष्टाचार के आधार पर पैसे को लेकर और भ्रष्टाचार की महारानी बनकर खड़ी हुई थी। ऐसे ही भ्रष्टाचारी सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा दी है और वो जेल के भीतर उनके लोग जा रहे हैं। ये एकदम साफ है। ठीक है, आप आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन शो के अंतिम पड़ाव में हम हैं और सपा के नेता यहाँ कुछ कहना चाहते हैं।
देखिए, ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रवक्ता हैं और जो उनके नेता हैं, मुझे लगता है उनका मानसिक संतुलन खो गया, क्योंकि काफी समय से 10 साल से तो ये सत्ता से बाहर हैं और मुझे लगता है आने वाले 10 साल अगर ये और बाहर रहेंगे तो ये यही कहीं गुम्बा चलाते हुए मिलेंगे आपको। क्योंकि देखिए, ऐसा है, बातें कहने से नहीं होती। जिस प्रकार हाथरस की बेटी को आग लगाई जा रही थी और जो जलाई जा रही थी रात में, और जब उसकी हत्या की जा रही थी, और कोरोना वायरस के टाइम पर जिस वक्त लोग पलायन कर रहे थे मजदूर और बगैर ऑक्सीजन के मर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से, उस वक्त वो क्या कर रहे थे? ठीक है, यही सवाल आखिरी सवाल होगा इस शो का। बताइए, कहां थे आप लोग अभी तक? देखिए, समाजवादी पार्टी नागपुर, मैंने कहा ना इनसे नहीं हो पाएगा। मैंने कहा आजमगढ़ में 4.5 साल आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव जी गुमशुदा का रिपोर्ट आप देख सकती हैं। और रही बात पलायन की, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में दूसरे प्रदेशों से लोग रोजगार की तलाश में उत्तर प्रदेश में आते थे और समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट के दौरान पलायन लोग करते थे। ठीक है। क्लोजिंग रिमार्क आप दोनों के। देखिए, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रही है। मैं चुनौती देता हूं, एक व्यक्ति बता दीजिए उस किसान का नाम जिसको 2000 रुपए में से 1999 रुपया 99 पहुंचा हो। ठीक है, आप कह रहे भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है। किसानों की बात की है, किसानों की आय दुगनी करने की बात करने वाली सरकार ने किसानों की आज औसतन आय 47 रुपीज पर डे कर दी। किसानों पे विफल रही। आज हम रिवर फ्रंट पे खड़े हैं। कोविड के टाइम में आज से 10 महीने पहले इन्हीं नदियों में लाशें बह रही थी, जो हम सबने देखी। स्वास्थ्य सेवाओं में ये सरकार विफल रही। हमारे जो युवा बैठे उनके पास आज रोजगार नहीं है। 400 सीट्स में 4 करोड़ बेरोजगार युवा आज उत्तर प्रदेश में है। रोजगार देने में विफल रही। 2017 से 2021 के बीच में 12 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर्स लीक इस सरकार ने कराए। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ इस सरकार ने किया। महंगाई पे इन्होंने मार की बात की। आज उत्तर प्रदेश में 1100 रुपए का गैस सिलेंडर मिलता है। ठीक है, महंगाई का आप जिक्र कर रहे हैं। आरएलडी जी, किसानों की यहाँ पर जिक्र, उनका अपना दावा है। कर्ज माफी की बात कर रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी हुई। 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 11 रुपए के चेक किसानों को दिए गए। किसानों के साथ इन्होंने तो मजाक करने का काम किया। किसानों के साथ पूरे देश में हर चीज की महंगाई बढ़ गई, इन्होंने गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया। इन्होंने बिजली जो है दी, बिजली कहते हैं कि हमने गाँव को दे दी। बिजली वहाँ ट्रांसफार्मर खराब हो जाता तो 15 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं ठीक होता। लीजिए बताइए, वो कह रहे हैं मजाक किया गया किसानों के साथ। 1 रुपए, 2 रुपए इस तरह का मुआवजा दिया गया। जाते जाते क्या कहना चाहिए? जाते जाते इनको चुनौती देता हूं कि एक सरकार का नाम बताइए जिसने किसानों के ऋण का माफ इस उत्तर प्रदेश में किया हो। आपकी भी सरकार थी, यहां भी सरकार थी और दिल्ली में भी सरकार थी। किसानों के हितों की बात क्यों नहीं होती है? बसपा और सपा से ज्यादा गन्ना मूल्य का भुगतान हम करते हैं। हर गांव तक बिजली हम पहुंचाते हैं। झूठ मत बोलो, गन्ना किसानों के दुगने मूल्य का भुगतान भारतीय जनता पार्टी करती है। किसानों की ऋणों का भुगतान भारतीय जनता पार्टी करती है। वैक्सीनेशन भारतीय जनता पहुंचाती है। मैं आंकड़ा दूंगा, जुमलेबाजी करने से नहीं होगा। 125 रुपए 2007 में था, जो 2012 में 250 रुपए हुआ। ठीक है, सबके अपने अपने दावे हैं। जनता सुन रही है, देख रही है। 20 फरवरी को होना है तीसरे चरण के लिए मतदान, और उससे पहले तमाम सियासी पार्टियां जोर लगा चुकी है। तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार आज थम चुका है। तो आज चुनाव एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की चुनाव एक्सप्रेस कल भी लखनऊ से ही होगी हाजिर। लखनऊ की जनता होगी और होंगे सियासतदान, करेंगे उनसे सवाल। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पूरे गांव का हुक्का पानी बंद